नहीं होती है। यूपीएस में आखिरी 12 महीने के बेसिक के एवरेज का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। यूपीएस में पेंशन सरकारी खजाने से ही मिलेगी, खर्च सरकार उठाएगी। ओपीएस में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं है। यूपीएस में जीपीएफ की जगह एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। तो सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live. उस यूक्रेन वॉर फ्रंट से विपिन चौबे की रिपोर्ट फिर से। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है सुपर प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रूस के हमलों से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन में पानी बिजली सप्लाई कट गई है। यूक्रेन के 15 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। तो रूस के हमले बहुत भीषण हो रहे हैं यूक्रेन में, जिसकी वजह से यूक्रेन को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। तो कुर्स्क हमले के बदले का पहला अध्याय सोमवार को यूक्रेन में बारूदी कोहराम के साथ खत्म हुआ। महाशक्तिशाली देशों में शुमार रूस ने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 28 बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया। काला सागर से नौसेना की ताकत का भी इस्तेमाल हुआ। कुर्स्क का बदला यूक्रेन के 21 शहरों से लिया गया। जबरदस्त धमाके के बीच पूरे यूक्रेन में दहशत रही। लोगों का दिन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में बीता। रूस ने अपने पराक्रम से नेटो को दिखा दिया है कि रूस ने अपनी शक्ति लगाई तो यूक्रेन समेत और कितने देश चंद घंटों में भस्म किए जा सकते हैं।
इतनी मिसाइल की गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गए। इतनी लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। इसे कुर्स्क पर हमले के बदले का पहला चरण माना जा रहा है। रूस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसका नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है। समंदर और हवा से मिसाइल और ड्रोन की बरसात के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में बर्बादी की नई इबारत दर्ज हो रही थी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए लगातार एक्टिव थे। रूस की तरफ से 60 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। 100 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट राजधानी कीव और ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रीह था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ 28 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। किंजल जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करके 21 शहरों को निशाना बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि सुबह यूक्रेन में लोगों की नींद खुलने से पहले कैसे बारूदी कोहराम की शुरुआत हुई। दिन सोमवार, वक्त सुबह 5 बजे। रूस के भारी भरकम बॉम्बर हैंगर से बाहर निकल चुके थे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. रूस के कई एयरबेस अचानक वॉर मोड में नजर आने लगे। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। रूस की हर हरकत पर नजर रखने वाली अमेरिकी सैटेलाइट से सबसे पहले पेंटागन को अलर्ट मिला और यूक्रेन तक पहुंचा आपात संदेश। दिन सोमवार, वक्त 5:50। यूक्रेन में एयर अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। रूस के कई बॉम्बर्स आसमान की ऊंचाइयों में थे और दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग जमीन के नीचे बनी सुरंगों में जमा हो रहे थे। अलग अलग दिशाओं से रूस के 25 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की उड़ान से अनहोनी का संकेत मिल रहा था और जिंदगी बचाने के लिए यूक्रेन के लोग जमीन के नीचे मेट्रो स्टेशन पर जमा हो रहे थे। रूस ने 3 दिशाओं से यूक्रेन पर हमला किया ताकि यूक्रेन के हर हिस्से को दहलाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 21 शहरों में धमाके हुए। जहां एयर डिफेंस की तैनाती थी, वहां किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ड्रोन और मिसाइलों से कीव, क्रीवी रीह, चेर्निहिव, निप्रो, डोनेस्क, लुत्स्क, ओडेसा, वोलेदर, ज़ेपोरिजिया, ज़ाइटोमिर, मेकोलेव जैसे तमाम बड़े शहरों पर हमले किए गए।
आपको दिखाते हैं कैसे एक खास रणनीति से यूक्रेन पर हमला किया गया। तो रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए 3 रास्तों का इस्तेमाल किया। कुछ बॉम्बर्स ने रूस के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी, दूसरी तरफ हर बार की तरह कैस्पियन सागर के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके को दहलाने के लिए काला सागर से हमले किए गए। यूक्रेन पर रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी हमले हुए। सोमवार की सुबह रूस के 9 MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया था। कीव और यूक्रेन के जिन शहरों में पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस तैनात हैं, वहां हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए। रूस की किंजल मिसाइलों से यूक्रेन के बड़े शहरों में धमाके हुए और तबाही मची। यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस के 6 Tu-22 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। 11 Tu-95 बम वर्षक का भी इस्तेमाल किया गया। 2 सुखोई 57 फाइटर जेट्स ने भी यूक्रेन पर हमले किए। रूस ने कुल 28 विमानों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन पर हमले के लिए काला सागर में 4 मिसाइल कैरियर तैनात थे। युद्धपोत से 24 क्रूज मिसाइलों की बरसात की गई। रूस की एक पनडुब्बी भी यूक्रेन के बेहद करीब मौजूद रही। यूक्रेन में नुकसान के आंकड़े जुटाए ही जा रहे थे कि सोमवार शाम यूरोप से डराने वाली ये तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर में रूस की मिसाइल डैम पर गिरती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में हाइड्रो पावर डैम पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर में डैम के करीब मलबा नजर आ रहा है। रूस के इस हमले से बांध को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका ठीक से अंदाजा नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि यहां से अगर सैलाब आया तो यूक्रेन के कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए राजधानी कीव पर कब्जा जरूरी है, लेकिन कीव अब तक सुरक्षित है। यही वजह है कि रूस अब कुदरत की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, और वो है कीव के करीब जमा बेहिसाब पानी। यूक्रेन का भूगोल रूसी सैनिकों के लिए कीव तक पहुंचना मुश्किल बना सकता है। यही नीप्रो नदी के किनारे है देश की राजधानी कीव। यूक्रेन का प्रेसिडेंट पैलेस, सेना का मुख्यालय, तमाम बड़े दफ्तर यहीं हैं। यूक्रेन की इस चमचमाती राजधानी में 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है। कीव के उत्तरी छोर पर है नीप्रो नदी पर बना बांध। यही के हाइड्रो पावर प्लांट से कीव समेत पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती है। यही डैम में पानी को जमा किया जाता है, जिसे कीव रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है। अगर इस डैम को तोड़ दिया गया तो डैम से रिजर्वॉयर का पानी कुछ इस तरह से बाहर आएगा और कीव समेत कई इलाकों में सैलाब आ जाएगा। कीव रिजर्वॉयर की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है। इस रिजर्वॉयर की गहराई 26 फीट है, जिसकी वजह से यहां भरपूर मात्रा में पानी जमा रहता है। अगर मिसाइल से कीव के डैम को नष्ट कर दिया जाता है तो कीव का डूबना तय है। यहां इतना पानी जमा है कि कई और यूक्रेनी शहर डूब जाएंगे। बांध टूटने से हाइड्रो पावर स्टेशन भी नष्ट हो जाएगा और बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। सैलाब का पानी यूक्रेन से यूरोप तक भी जा सकता है, इसलिए कीव डैम की मरम्मत को लेकर नेटो और जेलेंस्की के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस ने कुर्स्क के प्रतिशोध में पूरे यूक्रेन को दहला दिया तो यूक्रेन ने भी विध्वंसक पलटवार किए। यूक्रेन के पश्चिमी रूस के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के एयरबेस पर भी हमले किए। इसके साथ ही कुर्स्क में भी रूसी सेना ने हमले तेज किए।
यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के रोस्तोव और एंगल्स शहर एक बार फिर दहल उठे। यूक्रेन की इस रणनीति को नाकाम करने के लिए रूस ने डिफेंसिव प्लान में बदलाव किए हैं। देखिए कैसे यूक्रेनी सेना और ड्रोन फोर्सेस ने रूस के शहरों को टारगेट किया और रूस कैसे इन हमलों से बचने के लिए बंदोबस्त कर रहा है। रूस ने कुर्स्क के प्रतिशोध का पहला चरण शुरू कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 21 शहरों पर बम और मिसाइल बरसाए। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! इन हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस ने रूस के हमलों का जवाब देने के लिए ऑपरेशन ऑफेंसिव डिफेंस शुरू कर दिया। एक गोला अगर रशिया की तरफ से आकर गिरता है तो 5 गोले मारे जाते हैं। आप समझिए कि वो फौज जो अपनी सरजमी को पिछले 2 साल से बचा रही थी, आज की तारीख में वो फौज रशिया के इलाकों में घुसकर लड़ाई कर रही है और रशिया के इलाकों पर लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। हम देखिए बॉर्डर के इलाके में हैं और यहां से इस तरह से जो जंग में मोर्चा ली हुई है फौज, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 26 अगस्त की सुबह सारातोव में यूक्रेन के ड्रोन नजर आने लगे और इस एक ड्रोन का निशाना बनी सारातोव की सबसे ऊंची 38 मंजिला इमारत। सारातोव में लोगों ने यूक्रेन के इस विध्वंसक हमले की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की और इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए। सारातोव पर हुए इस हमले में रूस की बहुमंजिला इमारत में एक बड़ा विस्फोट हुआ और धमाके से इमारत का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरा। इमारत के करीब खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन के सारातोव हमले में 4 लोग घायल हुए। एक घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के खार्किव से सारातोव और एंगल्स की दूरी 700 किलोमीटर है। सारातोव और एंगल्स शहर आसपास पड़ते हैं। दोनों के बीच वोल्गा नदी बहती है। एंगल्स शहर में रूस का एटमी बॉम्बर एयरबेस है और यहां से रूस यूक्रेन पर हमले के ऑपरेशन चलाता है। सारातोव के करीब एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन ने हमलों के लिए ड्रोन भेजे। यूक्रेन के कुछ ड्रोन सारातोव से होते हुए गुजरे और इन्हीं में से एक ड्रोन सारातोव की इमारत से टकराया। एंगल्स एयरबेस पर इसी महीने यूक्रेन ने दूसरी बार हमले किए हैं। यहां रूस के वही एटमी बॉम्बर तैनात रहते हैं जिनसे रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले और बम हमले किए हैं। और एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन ने कई हमले किए। एंगल्स एयरबेस पर हमले करने के लिए यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन गिरा दिए। एंगल्स शहर में यूक्रेन के 9 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा रूसी सेना ने किया है। अभी तक रूसी एयरबेस पर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। दरअसल इसी बेस से यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के एटमी बॉम्बर उड़े थे।
सारातोव और एंगल्स पर हमले करने के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने 1240 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। 300 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी और रूसी सेना की इन्फेंट्री की आमने सामने की जंग जारी है। अब यूक्रेन ने बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रोस्टोव और वोरोनिश में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहां यूक्रेन की आर्टिलरी रूसी चौकियों पर हमले कर रही है। ये कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक हमले की तस्वीरें हैं। रूसी सैनिक कुर्स्क के एक मकान में छिपकर हमले कर रहे हैं। तभी इस मकान पर यूक्रेन के टैंक ने गोलाबारी शुरू कर दी। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के 15 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन पर हमला होते ही कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने ऑफेंसिव ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके साथ ही बेलगोरोद के कई इलाकों में यूक्रेन का झंडा फहरा दिया गया है। कुर्स्क में रूस ने भी यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही रूस ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती में बदलाव किया है। रूस ने अब टावर पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। यह रूस के पंक्षी डिफेंस सिस्टम है जिसने बहुत नीचे उड़ते हुए ड्रोन को ट्रेस करके हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम को टावर बनाकर उन पर तैनात कर दिया है। इससे डिफेंस सिस्टम के रडार की क्षमता बढ़ गई है। अब डिफेंस सिस्टम का रडार बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रोन को भी ट्रेस कर सकता है। रूस की यह रणनीति असरदार साबित हुई है। अब बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए यूक्रेनी ड्रोन भी आसानी से गिराए जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 26 अगस्त को यूक्रेन के 27 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। सबसे ज्यादा 9 ड्रोन सारातोव में नष्ट किए गए। इसके बाद 3 ड्रोन कुर्स्क क्षेत्र में गिराए गए। ब्रियांस्क और बेलगोरोद में 2-2 ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किए हैं। रूस की इस रणनीति की बदौलत ही यूक्रेन के ड्रोन हमले पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, वरना सारातोव और एंगल्स में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कीव, ओडेशा और खार्किव में रूस का बड़ा हमला। क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर स्ट्राइक की है रूस ने। मिसाइल हमले में दर्जनों इमारतें तबाह। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, бля! तो बीते 45 घंटों से इजराइल का कोना कोना बारूदी भूचाल से थर्रा उठा है। उत्तरी इजराइल से लेकर दक्षिण तक, यहां तक कि पश्चिमी इजराइल में भी ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले जारी हैं। और जानते हैं इजराइल की धरती को कौन सुलगा रहा है? ईरान के 3 प्रॉक्सी संगठन, वो हैं हिजबुल्लाह, हमास और हूती। यकीन मानिए 3H के बारूदी चक्रव्यूह में इजराइल ऐसा फंसा है जिससे निकलने का रास्ता बेहद मुश्किल है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरानी प्रॉक्सी के आक्रामक होने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि इजराइल की अलग अलग फ्रंट से घेराबंदी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिस मुल्क का मिडिल ईस्ट में दबदबा था, जिसके आक्रामक तेवर से अरब के तमाम देश थर्राते थे, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग करना मौत को दावत देने जैसा था, आज वही इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है। एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है।
दशकों तक जिस इजराइल ने अपने हथियारों के दम पर अरब के कई देशों को घुटनों पर ला दिया, आज की तारीख में वही इजराइल कई फ्रंट से दहल रहा है। घातक हथियारों के प्रहारों से धधक रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 25 अगस्त की सुबह उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 400 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। हिजब ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले को अंजाम दिया। वहीं 25 अगस्त की रात तेल अवीव समेत पश्चिमी इजराइल के इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि 26 अगस्त की सुबह तक हमास ने इजराइल पर M90 मिसाइलों से हमला किया। इतना ही नहीं, 26 अगस्त यानी आज सुबह यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। गौर करने वाली बात यह है कि 25 अगस्त की सुबह इजराइल ने भी लेबनान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की। IDF के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। IDF के टारगेट पर दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजब के ठिकाने थे। लेबनान पर IDF के इस विध्वंसक प्रहार के बाद ईरानी प्रॉक्सी मानो भड़क गए और फिर एक साथ कई फ्रंट से इजराइल को दहलाने की सीरीज शुरू हो गई। चुन चुनकर इजरायली इलाकों को निशाना बनाया गया, उन्हें बम गोला बारूद से दहलाया गया। ऐसे में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वो ये कि आखिर नेतन्याहू अपनी सेना को किधर तैनात करें, इजरायली डिफेंस किस फ्रंट पर पलटवार करें, कहां सबसे पहले प्रहार करें, क्योंकि अगर बात मौजूदा वक्त की करें तो इजराइल चारों दिशाओं से घिर चुका है। आखिर कैसे, ये भी समझिए। और अरब में मौजूद एकमात्र यहूदी देश इजराइल मौजूदा वक्त में एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जो उसके लिए महा खतरा बन सकता है। दरअसल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा इजराइल, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 22,145 वर्ग किलोमीटर है, फिलहाल 3 फ्रंट से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल के उत्तरी छोर पर मौजूद है लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, और इसी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हिजब के लड़ाके ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वही इजराइल के दक्षिणी छोर पर वैसे तो सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश हैं, मगर इसके साथ साथ दक्षिणी इजराइल के पास अकाबा की खाड़ी है जो लाल सागर से जुड़ती है, और रेड सी के इसी हिस्से से यमन के हूती लड़ाके इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर रहे हैं। वही इजराइल के दक्षिण पश्चिम छोर पर मौजूद है गाजा, जहां से हमास के लड़ाके तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। फिलहाल इजराइल का पूर्वी छोर ही ऐसा सेफ जोन है जहां पर किसी तरह के हमले नहीं हो रहे, मगर आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ईरान पूर्वी इजराइल के इलाकों को मिसाइल हमले में तबाह कर सकता है। जैसे ही इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजब के ठिकानों पर स्ट्राइक की, हमास और हूती ने भी इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमलों को शुरू कर दिया। और अब तो यमन का हूती गुट खुलेआम इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहा है। हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, इजराइल पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यकीन मानिए, इस बार अमेरिका भी इजराइल को हमारे बारूदी जलजले से बचा नहीं पाएगा। हिजब, हूती और हमास जैसे ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं, जिस तरह इजरायली धरती को दहला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान की रणनीति है। कई वॉर एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के इशारे पर ही प्रॉक्सी संगठन इजराइल को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि ईरान पहले प्रॉक्सी से हमले कराकर इजरायली सेना को पस्त कर सके, उनके हौसले को तोड़ सके, और फिर थके हारे इजराइल पर ईरान भी मिसाइलों से प्रहार कर सके। लेकिन इजराइल भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के अटैक प्लान और युद्ध नीति को भांप चुका है। ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजब के चीफ
नसरल्ला को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. मतलब ये कि अगर ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को दहलाया, अगर उसकी घेराबंदी कर भीषण हमले की कोशिश की, तो इजराइल भी अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। मतलब ये कि अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़कनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर मिसाइल से हमले में प्लांट का टरबाइन हॉल जलकर राख। राजधानी कीव में हुए इस हमले में 4 की मौत। तो इजराइल ईरान युद्ध का पहला चरण शुरू हो चुका है। 25 अगस्त को ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के गिलतात मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। हालांकि नेतन्याहू के दावे इससे उलट हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह पर बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। डर है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बड़ी जंग छिड़ जाएगी। अरब में जिस जंग का डर था, उसका पहला चरण शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर कई किलो बारूद बरसा चुके हैं। लेबनान से लेकर इजराइल तक तबाही के कई निशान देखे जा सकते हैं, मगर ये महज शुरुआत भर है, क्योंकि असली तबाही अभी बाकी है। तबाही का संकेत हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से मिलता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला इजराइल पर हमले के बाद शाम 6 बजे मीडिया के सामने आए और इजराइल के ग्लेलोट मिलिट्री बेस को टारगेट कर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। وإذا لم تكن النتيجة في نظرنا كافية فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق ود حتى وقت آخر. خلي الناس يريحوا أعصابهم. हिजबुल्लाह ने एक एनिमेशन वीडियो जारी कर बताया कि उसने ग्लेलोट बेस के किस किस हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। यह इजराइल का ग्लेलोट मिलिट्री बेस है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने मिलिट्री बेस के मेंटेनेंस एरिया को तबाह कर दिया। यहां इजरायली सेना के हथियारों की मरम्मत होती है। इसके अलावा सैटेलाइट एरिया को नुकसान पहुंचा है। बेस पर मौजूद संचार ब्रिगेड के इलाके को भी हिट किया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइकर यूनिट 9900 के टावर को तबाह करने का दावा किया है। ग्लेलोट बेस पर इजराइल का मेन टारगेट यूनिट 8200 का मुख्यालय था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में यूनिट 8200 के कई जवान मारे गए हैं। सबसे ज्यादा ड्रोन उसने यूनिट 8200 के मुख्यालय को टारगेट करके ही दागे थे। इजराइल को हुए नुकसान का एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि वीडियो ग्लेलोट बेस के पास का है। वीडियो में घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। सवाल है कि ग्लेलोट बेस हिजबुल्लाह का प्राइमरी टारगेट क्यों था और यहां ऐसा क्या था जिसका जिक्र खुद हसन नसरल्लाह तक को करना पड़ा। ग्लेलोट मिलिट्री बेस इजराइल के यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर है। यूनिट 8200 इजराइल के पॉलिटिकल दुश्मनों पर नजर रखती है। यूनिट 8200 पॉलिटिकल किलिंग में माहिर है। शक है कि फुआद शुक्र की हत्या में यूनिट 8200 शामिल थी।
हिजबुल्लाह का हमला फुआद शुक्र की हत्या का बदला था, इसलिए ग्लिलोट मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ग्लिलोट बेस पर हमले को सफल बता रहा है, लेकिन आईडीएफ ने साफ साफ कहा है कि मिलिट्री बेस पूरी तरह सुरक्षित है। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ और अमेरिका के इंटेलिजेंस विंग को बीते एक हफ्ते से हिजबुल्लाह की तैयारियों के इनपुट मिल रहे थे। चौबीस अगस्त को इजराइल को जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह 25 अगस्त की सुबह 5 बजे बड़ा हमला करने वाला है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह के हमले से कुछ मिनट पहले 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स लेबनान में दाखिल हुए। फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। हमलों में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चर साइट्स तबाह कर दी गई। מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. बेंजामिन नेतन्याहू सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर जारी रहेगी। आशंका है कि आईडीएफ आज रात फिर लेबनान की सीमा लांघकर हिजबुल्लाह को थर्रा सकती है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस हमले को ऑपरेशन अरबाइन डे नाम दिया है। अरबाइन शिया मुसलमानों का धार्मिक अनुष्ठान है। अशुरा के 40 दिन पूरे होने पर हुसैन इब्न अली की शहादत का शोक मनाते हैं। हुसैन इब्न अली पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। 25 अगस्त से अरबाइन शुरू हुआ और 26 अगस्त को खत्म होगा। माना जा रहा है कि फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए 25 अगस्त को चुना गया था। अब इजराइल बदले के लिए 26 अगस्त के दिन हिजबुल्लाह को दहला सकता है। आशंका है कि इजराइल एक बार फिर हिजबुल्लाह के मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके निशाने पर इस बार इजराइल का कोना कोना और हर रिहायशी इलाका होगा। दरअसल अब तक हिजबुल्लाह शॉर्ट रेंज हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 3 हथियारों का इस्तेमाल किया है। नंबर 1 फलक 1 रॉकेट, जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक है। नंबर 2 कत्यूशा रॉकेट 40 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। नंबर 3 वज्र 5, जिसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है। हमले के दूसरे चरण में हिजबुल्लाह ज़लज़ल 1 रॉकेट से हमले करेगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक है। हिज़्ब स्कड मिसाइल भी दाग सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। साफ है, अगर इजराइल ने आज रात लेबनान की सरहद लांघी तो भीषण जंग शुरू हो सकती है, जो पूरे अरब में जंग भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिणी लेबनान में हमास के कमांडर पर हमला। हमास कमांडर ओमर हलील की कार पर स्ट्राइक। ड्रोन हमले में हमास कमांडर की कार जलकर राख। तो ये देखिए, हमास कमांडर ओमर हलील की कार पर जब स्ट्राइक हुआ, तो स्ट्राइक होने के बाद कैसे उसकी कार जलकर खाक हो गई। ये साउथ लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया। दक्षिणी लेबनान में हमास के कमांडर की कार पर इजराइल की सेना की ये स्ट्राइक देखिए, कैसे ये स्ट्राइक हुई, जिसके बाद उसकी कार धू धू कर कुछ इस तरह जली और राख हो गई। तो कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को दबाव में लाने के लिए उस पर हमले कर रहे हैं। उसके साथ ही यूक्रेन के खिलाफ डबल ट्रैप भी तैयार कर दिया है। रूस के मित्र देश बेलारूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य तैनाती कर दी है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि बेलारूस के फ्रंट से यूक्रेन पर हमले की आशंका बढ़ गई है। बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने नियमित सैनिकों के साथ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाके तैनात कर दिए हैं। देखिए क्या है बेलारूस का पूरा प्लान।
यूक्रेन ने रूस पर समझौते का दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही रूसी सीमा लांघकर कुर्स्क पर हमले शुरू किए। कुर्स्क पर हमलों के लिए यूक्रेन को नेटो से मदद मिली। कुर्स्क हमले की रणनीति पोलैंड में तैयार हुई। CIA और MI6 ने यह ऑपरेशन डिजाइन किया। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के सैटेलाइट्स ने यूक्रेनी सेना को रूसी सेना की लोकेशन दी। यानी पूरा कुर्स्क ऑपरेशन यूक्रेन के बाहर तैयार किया गया और फिर 6 अगस्त से कुर्स्क पर हमले शुरू किए गए। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को नेटो की ही रणनीति से मात देने का दांव चल दिया है। पुतिन के करीबी मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन के खिलाफ दोहरा फ्रंट खोल दिया है। बेलारूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर 20,000 जवान तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही करीब 8,000 टैंक और सैन्य वाहन सीमा के करीब तैनात हैं। बेलारूस ने फौज गोमेल, माजिर और ब्रेस्ट में तैनात की है। ये तीनों शहर यूक्रेन बॉर्डर से 15 से 30 किलोमीटर दूर हैं। इसके साथ ही बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर वैगनर लड़ाकों को भी तैनात कर दिया है। पुतिन के खिलाफ विद्रोह के बाद बेलारूस में ही वैगनर के कैंप बनाए गए थे। खुफिया रिपोर्ट है कि 15,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बेलारूस को सेना तुरंत पीछे हटानी चाहिए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कीव चाहता है कि लुकाशेंको सीमा पर विवाद न बढ़ाएं। लुकाशेंको मॉस्को के दबाव में ये विनाशक गलती कर रहे हैं। इससे युद्ध का नया फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बाद लुकाशेंको यूक्रेनी शहरों पर परमाणु हमले का समर्थन कर चुके हैं और कह चुके हैं कि रूस को संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। इसके लिए रूस यूक्रेन पर जैसे चाहे हमले कर सकता है। अब बेलारूस के फ्रंट पर सेना तैनात हो चुकी है और युद्ध की खुफिया जानकारी देने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि बेलारूस इस वक्त हमला करने के लिए बेहतर हालात में है। यूक्रेन ने कुर्स्क और ब्रियांस्क पर हमले करने के लिए टुकड़ियां भेजी हैं। ये टुकड़ियां बेलारूस की सीमा पर तैनात थी। इस वक्त बेलारूस यूक्रेन सीमा पर यूक्रेन की बहुत कम फौज है। पुतिन ने यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए ही बेलारूस फ्रंट पर सैन्य तैनाती कराई है। यूक्रेन को हमले की आशंका में बेलारूस बॉर्डर पर फौज बढ़ानी होगी। बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुर्स्क से सेना वापस बुलानी पड़ेगी। पुतिन ने सोच समझकर ही लुकाशेंको को कदम बढ़ाने का संकेत दिया है और इसका असर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है। ओम्स्क रिफाइनरी में विस्फोट से आग लग गई। रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का अंदेशा। रूसी सेना को रिफाइनरी से तेल आपूर्ति। तो गाजा में सीजफायर की उम्मीदें एक बार फिर खत्म हो गई। नए दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हमास ने पिछली बार की तरह ही इजरायल की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। समझौते के दौरान हमास फिलाडेल्फी कॉरिडोर और राफा को इजरायली दखल से पूरी तरह मुक्त रखने की शर्त पर अड़ा है, तो वही इजरायल ने इस हिस्से में अपनी दखल बनाए रखने की शर्त रखी हुई है। माना जा रहा है कि अब गाजा में इजरायल का प्रहार और भीषण हो सकता है।
नहीं रुकने वाली है गाजा में ये तबाही। धमाकों का शोर अब और तेज होने वाला है। क्योंकि गाजा में सीज़फायर की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। हमास ने इजराइल की शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया है। जाहिर है इससे इजराइल की बौखलाहट और बढ़ेगी और गाजा के कई इलाके इसका अंजाम कुछ इस तरह से भुगत सकते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में रविवार को बैठक हुई। हमास ने युद्ध विराम के लिए इजराइल की नई शर्तों को खारिज कर दिया है। काहिरा में अमेरिका की अगुवाई में मध्यस्थता करवाई जा रही है। हमास नेता के मुताबिक इजराइल युद्ध विराम के नाम पर चालबाजी कर रहा है, जिससे हमास को काफी नुकसान होगा। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान के मुताबिक इजराइल ने शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए नई शर्तें तय की हैं और जिस पर हमास पहले सहमत हुआ था उससे पीछे हट गया है। हमदान के मुताबिक नई शर्तों में फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों को फिर से तैनात करना और मिस्र के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग को गैर फिलिस्तीनी लोगों के हाथों में देना शामिल है। इजराइल का फिलहाल फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा है। गाजा और मिस्र के बीच की इसी सीमा को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। 14 किलोमीटर का यह एरिया बहुत अहमियत रखता है। भूमध्य सागर से लेकर कैरम शेलोन क्रॉसिंग तक के इस एरिया से गाजा से मिस्र में जाया जा सकता है। 1979 के बाद से यह बफर जोन है, लेकिन अब यहां इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। गाजा और मिस्र के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है, लेकिन हमास सुरंग का इस्तेमाल करता था और हथियारों की सप्लाई सुरंग से होती थी। यही वजह है कि गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायली सेना ने जमीन के नीचे एंटी टनल दीवार बनानी शुरू कर दी। राफा बॉर्डर के करीब लगातार बमबारी की वजह भी इस इलाके में मौजूद सुरंगें हैं। इजराइल ने यहां कई इमारतों पर बमबारी की है। दावा है कि यह सब हमास के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया गया। राफा बॉर्डर के करीब कई इमारतों से सुरंगों का रास्ता है और यहीं पर मिस्र के रास्ते लाए गए हथियार रखे जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका से यूक्रेन को बड़ी मिसाइल खेप मिली है। यूक्रेन को मिली जैसाम मिसाइल। अमेरिका की क्रूज मिसाइल है जैसाम। नई मिसाइलों से रूस पर हमले करेगा यूक्रेन। आइए जरा बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। ढाका की सड़कों पर इस बार अंसार वाहिनी के जवान उतरे हैं, जिन्होंने बीती रात सचिवालय का घेराव किया, जिसके बाद जमाते इस्लामी की छात्र विंग के लोग सड़कों पर आ गए और संग्राम शुरू हो गया। कहीं सड़क पर भगदड़ मची है, छात्रों की भीड़ दौड़ लगा रही है, तो कहीं कोई लाठियां भांज रहा है। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो रविवार की रात एक बार फिर सुलग उठी। रात तकरीबन 10 बजे अंसार ग्रुप के जवान ढाका की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया। दरअसल अंसार ग्रुप बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स है। यह एक अर्धसैनिक सहायक बल है। अंसार ग्रुप के 60 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। अंसार ग्रुप के सदस्य बुधवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 25 अगस्त को अचानक वो भड़क उठे और सचिवालय पहुंच गए।
ये तस्वीरें सचिवालय के बाहर की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में अंसार ग्रुप के जवान पहुंचे। जवानों ने सचिवालय में घुसने की कोशिश की, नाकामयाब होने पर उसे घेर लिया। इस दौरान अंतरिम सरकार में मंत्री नाहिद इस्लाम और स्टूडेंट संगठन के कुछ सदस्य भी अंदर कैद हो गए। कुछ देर बाद यहां जमाते इस्लामी की छात्र विंग के स्टूडेंट पहुंचे, जिनके साथ अंसार ग्रुप की झड़प शुरू हो गई। अंसार ग्रुप ने छात्रों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान जो छात्र जवानों के हाथ आया, उसे जमकर लाठियों से पीटा गया। हालांकि कुछ देर बाद ही नजारा बदल गया। देखते ही देखते हजारों छात्र सचिवालय के पास पहुंच गए, जो अंसार ग्रुप के जवानों पर भारी पड़ने लगे। छात्रों की बढ़ती संख्या देख जवानों ने सचिवालय छोड़कर भागना शुरू कर दिया, जिनके पीछे छात्रों ने भी दौड़ लगा दी। जान बचाकर भागते जवानों पर छात्रों ने लाठी डंडे से हमला किया। इन जवानों को कई किलोमीटर दूर तक दौड़ाया गया। बीती रात हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अंसार ग्रुप की लड़ाई नौकरी से जुड़े नियमों से है। अंसार ग्रुप के जवान 3 साल तक लगातार काम करते हैं। इसके बाद उन्हें 6 महीने की अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इसके बदले उन्हें वेतन भी नहीं मिलता। अंसार ग्रुप की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि ढाका एक बार फिर सुलग रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अंसार ग्रुप शेख हसीना का वफादार है, जो अब हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर रूसी मूल के पावेल डुरोव, जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, उन्हें फ्रांस की राजधानी पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी तब जब वो अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के बागेट एयरपोर्ट पर उतरे। इस गिरफ्तारी के बाद ग्लोबल विरोध शुरू हो गया। रूस के साथ साथ कई देशों ने इसका विरोध किया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार क्यों किया गया। देखिए। व्हाट्सएप ऐप की तरह टेलीग्राम भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग और कम्युनिटी ऐप है, जिसका इस्तेमाल लोगों ने बड़ी ही तेजी के साथ शुरू किया। अब इसी ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो अपने प्राइवेट जेट से उतरे, पेरिस की पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। दरअसल रूसी मूल के पावेल डुरोव फिलहाल दुबई में रहते हैं। दावा किया जाता है कि दुबई में ही टेलीग्राम का हेडक्वार्टर है, लेकिन डुरोव के पास फ्रांस की भी नागरिकता है। लिहाजा जैसे ही वो पेरिस पहुंचे, पावेल डुरोव को बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि टेलीग्राम ऐप के मालिक डुरोव को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि फ्रांस में टेलीग्राम ऐप के कंटेंट पर विवाद खड़ा हुआ, लिहाजा पेरिस पुलिस ने डुरोव के खिलाफ वारंट जारी किया। पावेल पर कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहने का आरोप लगा। दरअसल कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक या हानिकारक कंटेंट को देखने या फिर उसे हटाने का प्रोसेस है, लेकिन टेलीग्राम के सीईओ डुरोव पर आरोप लगा कि वो ऐसा करने में असफल रहे, जिसके चलते टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज बेरोक टोक जारी रही। हालांकि पावेल डुरोव की गिरफ्तारी पर टेलीग्राम या फिर फ्रांस की सरकार, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर रूस के विदेश मंत्रालय ने डुरोव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और जल्द रिहाई की मांग करने का ऐलान भी किया है। वहीं इलॉन मस्क ने भी डुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की।
देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। तो ये आज स्थिति दुनिया भर में है और दुनिया की स्थिति बहुत भयानक है। क्यों है? क्योंकि हमने मैटेरियल एजुकेशन दी, ह्यूमन और डिवाइन एजुकेशन बच्चों को नहीं दी, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भौतिक तो बन गए, लेकिन मनुष्य की 3 वास्तविकताएं, man is a material being, man is a human being, man is a divine being। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो तीनों रियलिटीज का बाल्यावस्था से संतुलित विकास होना चाहिए। अक्सर माँ बाप और स्कूल वाले ये समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा दिया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर पढ़ा दिया तो पढ़ाई हो गई। ये एक पढ़ाई का एक अंश है, ये आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, उसे भौतिक ज्ञान जरूरी है ताकि बड़े होकर वो आजीविका कमा सके, किसी कैरियर में जा सके।